वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कपटा नाटका सूत्रधारी। उसी तरह ये मूवी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो एक बैंक में सोने को लेकर बहुत बड़ा स्कैम चलने लगता है। वो स्कैम कौन करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ किसका है, इसी पर बेस है ये कहानी। उसी तरह ये मूवी एक अवेयरनेस को भी क्रिएट करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक हस्बैंड वाइफ अपने पास जो सोना होता है उसको रिप्लेस करवाने के लिए एक सुनार की दुकान के पास आते हैं। दुकान वाला इनके सोने को चेक करके बताने लगता है कि ये तो सोना है ही नहीं। वो दोनों कहने लगते हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो, इस सोने को तो हमने तुम्हारे पास ही खरीदा, ये देखो बिल। ऐसा कहते हुए उस दुकान वाले बंदे को बिल दिखाते हैं। दुकान वाला कहने लगता है कि बिल तो ठीक है लेकिन सोना हमारा नहीं है, पता नहीं तुम लोग क्या कांड किया, कहाँ पर गलती हुई ये जाके पहचान लो। उसके बाद ये दोनों फटाफट से श्रमा बैंक जाते हैं। मतलब कुछ महीनों पहले इन्होंने अपने सोने को इसी बैंक में गिरवी रखा था। सारी बात सुनने के बाद बैंक वाले कहने लगते हैं कि इस चीज का हमारा कोई लेना देना नहीं, वैसे भी तुम लोगों ने तुम्हारे सोने को 6 महीने पहले बैंक से ले गए, 6 महीनों बाद आकर ऐसी बात करेंगे तो कौन भरोसा करेगा। बैंक वालों की कोई गलती नहीं, आप लोगों की ही गलती है। ऐसा कहते हुए उस वाइफ हस्बैंड को डरा धमकाकर वहाँ से भेज देते हैं। अब बेचारे ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। इस पुलिस वाले को सारी बात समझाने लगते हैं, उस बैंक के खिलाफ कंप्लेंट देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम है यादगिरी, जो वो वाली वीडियोस में काम करते हुए पैसे कमाते रहता है और इसी तरह पुष्पा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। पुष्पा यादगिरी को तो पसंद करती है लेकिन इसके काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उस काम को छोड़ने के लिए कहती रहती है। दूसरी तरफ पवित्रा नाम की एक लड़की अमीरपेट के श्रमा बैंक में एज ए गोल्ड अप्रेजर की तरह जॉब करने लगती है। इस ब्रांच का मैनेजर का नाम होता है कृष्णमूर्ति, जो पहले से ही पवित्रा को जानता है, इसलिए इसने यहाँ पर जॉब दिलवाई। दूसरे सीन में रुद्रा नाम के एक सीए को दिखाया जाता है। तभी रुद्रा को ये बात पता चलती है कि राजस्थान से बलविंदर की गैंग इस शहर में आ चुके हैं। रुद्रा पहले से ही इस गैंग की तलाश में होता है क्योंकि बलविंदर की गैंग काफी सारी चोरियां कर चुकी है। उसके बाद शंकर नाम के एक फाइनेंशियर को दिखाया जाता है। फिलहाल शंकर पूर्णा नाम के एक बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है क्योंकि पूर्णा ने शंकर के पास कुछ पैसा लिया लेकिन अभी तक लौटाया नहीं। पूर्णा की बात जानने के बाद फटाफट से यहाँ पर यादगिरी और उसके फ्रेंड्स आते हैं। यादगिरी शंकर के सामने अपनी आवाज उठाता है। शंकर बताने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए इसको मार के इसके पार्ट्स बेच दूंगा। पुष्पा कहने लगती है कि 10 दिन के अंदर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। शंकर कहने लगता है अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगी तो मैं तुमको उठा ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद यादगिरी और उसके फ्रेंड्स के पास भास्कर नाम का एक बंदा आता है। कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों की प्रॉब्लम सुन ली, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और उसका सोल्यूशन मेरे पास है। एक्चुअली मैं बैंक में ही काम करता हूँ, तुम सारे लोगों को बैंक से एक एक बंदे को 1-1 लाख दिलवाऊंगा, मतलब एज ए लोन की तरह। सो तुम लोग उन पैसों से अपना कर्जा उतार लो या तो फिर कुछ खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। इस तरह से कहते हुए भास्कर यादगिरी और उसके फ्रेंड्स को श्रमा बैंक एप्लीकेशन देता है। यादगिरी और उसके फ्रेंड्स खुश होकर इन फॉर्म्स में सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद ये सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं कि कुछ दिनों बाद इन लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ये लोग अपने लाइफ में सेटल होंगे। दूसरी तरफ बलविंदर की गैंग श्रमा बैंक आकर वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। मतलब यहाँ पर कितने स्टाफ है, कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, गोल्ड और पैसे को कहाँ पर रखा जाता है। ये जानने के बाद बलविंदर एक डेट फिक्स करता है इस बैंक में चोरी करने का। उसी वक्त भास्कर उस ब्रांच मैनेजर रविशंकर के पास आकर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स को देता है। कहने लगता है कि आज मैंने सिर्फ 5 ही अकाउंट को ओपन करवाया। रविशंकर कहने लगता है कि मुझे 5 नहीं, हर दिन 30 अकाउंट ओपन चाहिए, तब जाके हमारा प्लान सक्सेस होगा। दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति पवित्रा को जॉब दिलवाने की वजह से जब पवित्रा कृष्णमूर्ति के घर आकर इसका ख्याल रखने लगती है, कभी खाना लेकर के देती, कभी कॉफी बना के देती। कृष्णमूर्ति अपने घर में अकेला ही रहता है। उसके बाद एक दिन एक वाइफ एंड हस्बैंड सीए रुद्रा के पास आकर अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। सर, कुछ दिनों बाद हमारी बेटी की शादी होने वाली थी लेकिन वो शादी रुक गई। हमने हमारी बेटी के लिए कुछ सोने को बनवाया था लेकिन कुछ पैसों की जरूरत होने की वजह से हमने अपने सोने को श्रीनगर के श्रमा बैंक में गिरवी रखा। उसके कुछ दिनों बाद हमारी बेटी की शादी तय हो गई। हमने उस बैंक से अपना सोना वापस ले लिया। उस सोने में थोड़ा डिजाइन आल्टर करने के लिए जब हम उस सोने को सुनार के पास ले गए, वो सुनार वाला बंदा चेक करके ये कहा कि ये असली सोना नहीं है, ये सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है। यह सुनने के बाद हम दोनों शॉक हो गए और फौरन उस बैंक गए, लेकिन कोई भी हम लोगों को ढंग से जवाब नहीं दिया। कहने लगे थे कि इसमें कोई हमारी गलती है नहीं, प्लीज सर आप ही हमको न्याय दिला सकते हो। यह सुनने के बाद रुद्रा सोचने लगता है कि ऐसा ही एक केस कुछ दिनों पहले आया था ना,
तो सोचने लगता है कि उसी बैंक में कुछ स्कैम हो रहा है। रुद्रा फौरन उस बैंक जाकर मैनेजर रविशंकर से इसके बारे में पूछने लगता है कि हम लोगों को कंप्लेंट आई है कि आपके बैंक वाले नकली सोने को अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। रविशंकर कहने लगता है कि सर हमने अपने कस्टमर्स को जो सोना रखा वही सोना उन लोगों को लौटा के देते हैं, और वो लोग 6 महीनों बाद हमारे ऊपर ऐसा कंप्लेंट करेंगे तो कौन भरोसा कर सकता है। जब सोना हाथ में लिए थे उसी वक्त चेक करना चाहिए था। बस हमारी बैंक को बदनाम करने का नाटक चल रहा है। रुद्रा कहने लगता है क्या सच है क्या झूठ है ये इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। जब मैं बुलाऊं पुलिस स्टेशन आ जाना। खैर ये होने के कुछ दिनों बाद ही श्रमा बैंक के ऊपर काफी सारे कंप्लेंट्स आने लगते हैं। काफी सारे कस्टमर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होता है। सारे कस्टमर्स को 1 ग्राम गोल्ड ही दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस बैंक के कस्टमर्स धरने पर उतर आते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। देखते ही देखते ये बात टीवी न्यूज चैनल्स में भी आने लगती है कि श्रीनगर के श्रमा बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। क्या ये बात सच है? जब ये बात एमएलए को पता चलती है, एमएलए डीसीपी को कांटेक्ट करता है। सो वो डीसीपी देवराजन नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को ये केस सौंपता है। सो देवराजन फटाफट से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके उस बैंक जाकर उस सारे अकाउंट्स को चेक करने लगता है। सो पता चलता है कि उस बैंक का मैनेजर रविशंकर और 2 और लोगों ने ये स्कैम किया। देवराजन इन तीनों को अपनी कस्टडी में ले लेता है, मतलब अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद रुद्रा रविशंकर से बहुत पूछताछ करने लगता है, लेकिन रविशंकर अपना मुंह ओपन ही नहीं करता। मतलब रविशंकर ये नहीं बताता कि इस स्कैम को ये कैसे किया, इसके पीछे और किन लोगों का हाथ है। बस चुपचाप मार खाते रहता है। थोड़ी देर बाद देवराजन रविशंकर के पास आता है। रविशंकर देवराजन को देखकर कहने लगता है कि मैंने अपना मुंह इसलिए बंद रखा ताकि तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो जानते हो ना तुम भी नहीं बच पाओगे। ये सुनने के बाद देवराज अपनी गन लेकर रविशंकर को मार देता है और ऐसा सीन क्रिएट करता है कि रविशंकर ने गिल्ट में आकर अपने आप को सुसाइड कर लिया। और इसी तरह देवराजन अपना नाम बाहर न आते हुए बाकी 2 लोगों को इस केस में फंसाता है। खैर उसके बाद डीसीपी देवराजन को 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर देता है, क्योंकि देवराज के इंट्रोगेशन में ही रविशंकर मारा गया। उसके बाद रुद्रा बलविंदर की गैंग को पकड़कर उस सोने के बारे में पूछने लगता है। मतलब रुद्रा ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि बलविंदर की गैंग उस बैंक गए थे। बलविंदर कहने लगता है कि सर हमने उस बैंक को लूटने का प्लान किया था, डेट भी फिक्स कर लिया, लेकिन हमने चोरी नहीं की, वो सोना हमारे पास नहीं है। इसी दौरान वो रिपोर्टर जो रुद्रा के पास आया था ना, इसके साथ भी स्कैम हो गया था। वो अपनी तरीके से उस बैंक के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। ये रिपोर्टर उस बैंक के खिलाफ काफी सारे सबूतों को इकट्ठा करके रुद्रा के पास जाता है। कहने लगता है कि सर हमारी आंखों को जो दिख रहा है वो बहुत ही कम है। इस बैंक में एक और बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। श्रमा बैंक के हर एक ब्रांच से कुछ ऐसा ही स्कैम हो रहा है और अब तक केजीस में सोना गायब हो चुका है। और इस स्कैम के पीछे और कोई नहीं, यादगिरी और उसके फ्रेंड्स होते हैं। यह जानने के बाद रुद्रा फौरन यादगिरी के कॉलोनी जाता है। उस वक्त यादगिरी और उसके फ्रेंड्स अपने कॉलोनी में ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ नाटक कर रहे होते हैं। इसी दरमियान में पुलिस वाले यहाँ पर आकर यादगिरी और उसके फ्रेंड्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ न आने पर यादगिरी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं। पुलिस वाले इन 5 लोगों का पीछा करने लगते हैं। इसी भागम भागी में रुद्रा कल्पना को गोली मार देता है। उसी वक्त बेचारी कल्पना की मौत हो जाती है। ये देखने के बाद ना चाहते हुए भी यादगिरी और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भाग जाते हैं, अपनी जान बचाकर। एक जगह पर आकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार पुलिस वाले इनके पीछे क्यों पड़े हैं। आखिरकार इन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि पुलिस वाले कल्पना को मार दिया। उसके बाद कल्पना का अंतक्रिया का काम चलने लगता है। पुलिस वाले भी वहाँ पर आते हैं, यही सोचकर कि यादगिरी और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आएंगे, शायद कल्पना को आखिरी बार देखने के लिए। इसी में रुद्रा यादगिरी के कॉलोनी वालों से कहने लगता है कि यादगिरी, पुष्पा, पूर्णा, मुत्तू, कल्पना इन 5 लोगों ने श्रमा बैंक में 33 फेक अकाउंट्स को क्रिएट किया और इसी तरह 200 केजी का सोना चुरा चुके हैं। इन 5 लोगों ने कस्टमर्स के असली सोने को नकली सोने से रिप्लेस कर दिया। पूरी की पूरी बैंक को ही लूट लिया इन 5 लोगों ने। बचे 4 लोगों से कहो कि खुद ब खुद सरेंडर हो जाए, वरना उनकी भी कल्पना जैसी हालत होगी। अब उसी जंगल में ये 4 लोग रुद्रा की बात सुनकर शॉक में रह जाते हैं। सोचने लगते हैं कि हमने इतने सारे अकाउंट्स कब ओपन किया। उसके बाद यही न्यूज टीवी न्यूज चैनल्स में भी आने लगती है कि इन 5 ने मिलकर ऐसा स्कैम किया। और तभी ये न्यूज शंकर भी देखता है। सोचने लगता है कि इन्होंने इतनी बड़ी चोरी की और मुझे भनक तक भी नहीं लगी, बिना मुझे पैसे दिए बाहर घूम रहे हैं। इस तरह से अपने आदमियों से यादगिरी और उसके फ्रेंड्स को ढूंढने लगता है। दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल में यही न्यूज चलने लगती है कि अमीरपेट के श्रमा बैंक में ही कुछ ऐसा ही स्कैम हुआ। शायद ये स्कैम भी यादगिरी और उसके फ्रेंड्स ने किया होगा। और इसी तरह उस बैंक की गोल्ड अप्रेजर पवित्रा
और असिस्टेंट मैनेजर शशि मिसिंग है। यह जानने के बाद रुद्रा फौरन उस बैंक मैनेजर कृष्णमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करने लगता है। कृष्णमूर्ति यही कहने लगता है कि मुझे इस काम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, मैं खुद पवित्रा और शशि पर भरोसा करके फंस गया, मेरे पास वो सोना नहीं है। पवित्रा और शशि कहाँ पर गए ये भी मुझे आइडिया नहीं। सो फिलहाल तो कृष्णमूर्ति को जाने देता है। दूसरी तरफ यादगिरी और उसके फ्रेंड्स बहुत सोचने पर इन लोगों को ये बात याद आती है कि कुछ दिनों पहले भास्कर नाम का एक बंदा इनके पास आया था कि इनको लोन दिलवाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में इन लोगों की सिग्नेचर ली, शायद इसके पीछे इसी का हाथ हो सकता है। ऐसा सोचकर ये चारों लोग भास्कर के घर जाते हैं। भास्कर को मार पीट कर यही बात पूछने लगते हैं कि तुमने हमारी हेल्प करने के नाम पर हमारे नाम पर 33 फेक अकाउंट्स को ओपन किया और इस गोल्ड स्कैम में हमको फंसाया। ऐसा मार पीट कर पूछने लगते हैं कि इसके पीछे कौन है, किसने तुम्हारे हाथ ऐसा करवाया। और जब भास्कर इन लोगों को सच बताने ही वाला होता है, एक अनजान बंदा भास्कर को गोली मार देता है। और जब यादगिरी और उसके फ्रेंड्स पर गोली चलाने लगता है, ये चारों लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद यादगिरी और पूर्णा दोबारा इस जगह पर आते हैं क्योंकि यादगिरी ने अपने फोन से भास्कर की वीडियो बना रहा था। फायरिंग के दौरान यादगिरी अपना फोन यहीं पर छोड़ गया। सो इधर उधर ढूंढने पर यादगिरी को इसका फोन मिल जाता है तो देखता है कि अभी तक इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है। फटाफट से वहां से बाहर आकर इस वीडियो को चेक करने पर ये वीडियो देखकर इन चारों लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। यादगिरी इस वीडियो को एक बच्चे के हाथ रुद्रा को भिजवाता है। रुद्रा इस वीडियो को देखने के बाद रुद्रा अपनी टीम के साथ देवराजन के पास आता है इसको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उस वीडियो में भास्कर को और किसी ने नहीं देवराजन ने ही मारा होता है। पूछताछ करने पर देवराजन कहने लगता है कि ऐसा करने के लिए मुझे उस बैंक मैनेजर कृष्णमूर्ति ने ही कहा। सो रुद्रा अपनी टीम के साथ कृष्णमूर्ति के घर जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तब तक कोई अनजान लोग कृष्णमूर्ति को मार चुके होते हैं। मतलब कृष्णमूर्ति के पीछे भी कोई और होता है। रुद्रा यही सोचने लगता है कि ये सारा काम यादगिरी और उसके फ्रेंड्स ने ही किया होगा, उनकी तलाश में लगा रहता है। दूसरी तरफ यादगिरी और उसके फ्रेंड्स पुलिस से बचते फिरते रहते हैं। उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ने पर इनको ये बात पता चलती है कि उस बैंक मैनेजर कृष्णमूर्ति मर गया और इस मर्डर का इल्जाम भी यादगिरी और उसके फ्रेंड्स पर है। यादगिरी यही सोचने लगता है कि आखिरकार उस बैंक में काम करने वाली पवित्रा कहाँ पर गई, उसको किसने किडनैप किया होगा। सो ये चारों पवित्रा का एड्रेस पता करके पवित्रा के घर जाते हैं, लेकिन इस घर में पवित्रा तो मौजूद नहीं होती। सो इस घर की तलाशी लेने पर इन चारों को एक घड़ी नजर आती है और इस घड़ी में मेर्सी ऑर्फनेज होम बोल के लिखा होता है। उसके बाद यादगिरी और उसके फ्रेंड्स पुलिस बनकर उस ऑर्फनेज जाकर पवित्रा के बारे में पूछने लगते हैं। सिस्टर बताने लगती है कि यहाँ पर ऐसी कोई लड़की नहीं रही थी। इसी बातों के दरमियान पूर्णा दीवार पर लगे हुए फोटो में पवित्रा को देखता है। सिस्टर से पूछने लगता है कि इसी का नाम पवित्रा है। सिस्टर बताने लगती है कि इसका नाम पवित्रा नहीं ग्लोरी है, हमारे ही ऑर्फनेज में पली बड़ी। यादगिरी पूछने लगता है तो फिर पवित्रा कौन है। सिस्टर बताने लगती है कि बचपन से ही पवित्रा और ग्लोरी बहुत अच्छे दोस्त थे। 7th क्लास में ही पवित्रा को एक फैमिली अडॉप्ट कर लिया। सो जब पवित्रा अपने बर्थडे मनाने के लिए हमारे ऑर्फनेज आया करती थी, उस दिन पवित्रा को ग्लोरी बहुत ही अजीब निगाहों से देख रही थी, स्पेशली उसके सोने के गहने को। और पता नहीं कैसे ग्लोरी ने पवित्रा के गले में की चैन चुरा ली। बाद में वो धीरे धीरे हम टीचर्स के सोने को भी चुराया करती थी। 10th पास होने के बाद ग्लोरी यहाँ से चली गई। अब वो कहाँ पर है हमें नहीं पता। सो ग्लोरी के बारे में सब कुछ जानने के बाद यादगिरी और उसके फ्रेंड्स ग्लोरी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ग्लोरी ने ऑलमोस्ट 200 kg का सोना चुराया। इसी भागम भागी में पुष्पा का पैर जख्मी होता है। सो ये सारे लोग अपना चेहरा छुपाते हुए यादगिरी पुष्पा को डॉक्टर के पास ले जाता है। उसी हॉस्पिटल में ये दोनों ग्लोरी को देखते हैं। उस वक्त ग्लोरी अपना चेहरा छुपाकर एक पेशेंट के पास जाती है। इस पेशेंट का नाम होता है शर्मा। उसी वार्ड में ये चारों भी पहुंच जाते हैं। ग्लोरी इन चारों को देखकर शॉक में रह जाती है। उसके बाद यादगिरी रुद्रा को कॉल करके ग्लोरी और शर्मा का एड्रेस बताता है। जब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं तो ग्लोरी और शर्मा एक पेड़ से बंधे होते हैं। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले ग्लोरी से पूछने लगते हैं कि ये तुमने क्यों किया, किस लिए किया। सो ग्लोरी जो हुआ वो बताने लगती है। मेरे माँ बाप मरने के बाद मैं अनाथ हो गई, अकेली हो गई, इसलिए मुझे रिलेशनशिप से ज्यादा गोल्ड पसंद है। मैंने पहली बार मेरी फ्रेंड पवित्रा की गोल्ड चेन चुराई, तभी से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। ऑर्फनेज से बाहर आने के बाद मैंने काफी जगहों पर काम किया, लेकिन वो नौकरियां मेरी भूख को मिटाई, लेकिन मेरी आशा को नहीं। इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। पहले मैंने कृष्णमूर्ति के फ्रेंड शर्मा से जान पहचान बढ़ाई। शर्मा के करीब गई और शर्मा ने मुझे कृष्णमूर्ति से इंट्रोड्यूस करवाया। कृष्णमूर्ति को मैंने अपने फेक सर्टिफिकेट्स दिखाकर उस बैंक में जॉब हासिल कर ली एज ए गोल्ड अप्रेजर की तरह। अब कृष्णमूर्ति तो अकेले था,
धीरे धीरे मैं उसको अपनी जाल में फंसाने लगी। देखते ही देखते कृष्णमूर्ति मुझ पर बहुत आकर्षित हो गया। एक दिन उसने मुझे पूछा कि तुमको क्या चाहिए। सो मैंने कृष्णमूर्ति को अपना प्लान बताया कि हम हमारी बैंक में गोल्ड का स्कैम करेंगे। ओरिजिनल गोल्ड हम रखकर 1 ग्राम गोल्ड कस्टमर को देंगे। सो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कृष्णमूर्ति रविशंकर की हेल्प लेता है। सो रविशंकर स्पेशल ऑफिसर देवराजन की हेल्प लेता है। इस तरह से धीरे धीरे 1-2 ब्रांच का गोल्ड ग्लोरी के पास आता है। जब यह स्कैम पब्लिक के सामने आया तो पुलिस वाले रविशंकर को पकड़ लिया। लकीली देवराजन ने रविशंकर को मार दिया और मुझे पक्का यकीन था कि इसके बाद पुलिस वाले कृष्णमूर्ति तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए एक दिन मैं और शर्मा कृष्णमूर्ति के घर जाकर उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद जब हम दोनों सारा सोना लेकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तभी शर्मा को हार्ट स्ट्रोक आने पर हॉस्पिटल के हवाले हो गया। उसी वक्त यादगिरी और उसके फ्रेंड्स आकर हमें पकड़ लिया। उसके बाद रुद्रा पूछने लगता है कि तुमने तो अपने रास्ते से सारे लोगों को हटा दिया, शर्मा को क्यों नहीं हटाया। ग्लोरी कहने लगती है कि एक्चुअली बॉर्डर में शर्मा कुछ लोगों को जानता है। मैंने सोच लिया था कि जब मैं सोना लेकर बॉर्डर पार करूंगी तो प्लान के हिसाब से शर्मा को भी मार दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था यादगिरी और उसके फ्रेंड्स मेरा गड्ढा खोद रहे थे। रुद्रा पूछने लगता है तो अब वो सारा सोना कहाँ पर है। तो पता चलता है कि वो सारा सोना यादगिरी और उसके फ्रेंड्स के पास है। बहुत दिन गुजरने के बाद पुलिस वाले यादगिरी और उसके फ्रेंड्स की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चारों लोग उस सारे सोने से अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं और इसी तरह पुलिस वालों से बचते फिरते रहते हैं। एक दिन जब ये चारों अपनी आलीशान गाड़ी में कहीं पर जा रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला इनके सामने आता है, इनके ऊपर गन पॉइंटेड करता है, कहने लगता है कि तुमने जो सोना चुराया वो सारा सोना मुझे दे दो। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। लास्ट में डायरेक्टर साहब बताने लगते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।